हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम शुरू करेंगे। एक इशू आया है, रोहिंग्या इशू। सर ये इशू क्या है कि देखिए, जब भी क्या होता है ना कि जो हमारे नेचर ने ह्यूमन को डिवाइड किया है, वो किया है मेल, फीमेल और अदर्स, इसमें डिवाइड किया है। ये नेचर ने किया है। तो ह्यूमन बीइंग ने बोला है कि सब अलग अलग हैं। तो ह्यूमन बीइंग ने बोला कि भाई तू मुस्लिम, मैं हिंदू, तू SC, मैं ST, ठीक है। इस तरह से इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बीइंग ने अलग अलग क्लास बना दिया है। ओके, तो यही कुछ हमारी कहानी है रोहिंग्या इशू की, जो हमारा म्यांमार के वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है। एक रखीने स्टेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रखीने स्टेट। यहाँ पे क्या है कि हमारे रोहिंग्या कुछ हमारी एक कम्युनिटी है, ठीक है। कम्युनिटी आपकी आगे आएगी। ये कम्युनिटी क्या है कि ये बेसिकली मुस्लिम्स हैं। और हमारा म्यांमार जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट की मेजॉरिटी है। जो बुद्धिस्ट हमारी कम्युनिटी है, जो रिलीजन को मानने वाले हैं, उनकी क्या है, मेजॉरिटी है। और जो हमारे रखीने स्टेट में हमारे रोहिंग्या हैं, ये मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और ये इनको बोला गया कि सर ये बताओ कि तुम्हारे पुरखे जो एंसेंटर से यहाँ रहते थे इस प्रोविंसेस में, तो ये प्रूफ देने में फेल हो गए। तब क्या हुआ कि ये जो म्यांमार की हमारी पुलिस फोर्स है, इनको मारना शुरू किया कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कहीं और के हो और यहाँ पे आके बस गए हो, रखीने स्टेट में म्यांमार का पैसा खा रहे हो, म्यांमार में रह रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन क्लियरेंस, और मार के इनको भगाना शुरू किया, ठीक है। तो ये भागकर कहाँ जाएंगे, भागकर आगे जा रहे हैं इंडोनेशिया में, मलेशिया में, और सबसे ज़्यादा भाग के गए हैं कहाँ पे, बे ऑफ बांग्लादेश में। उसके बाद 13,000 हमारे आए हुए इस समय इंडिया में। तो यही पूरा इशू है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, 1 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं म्यांमार में, वो उनको पहचाना गया है ऐसे रोहिंग्या, ठीक है। बेसिकली ये मुस्लिम है, ठीक है। और ये रखीने स्टेट में रहते हैं, आपको मैंने बता दिया। अब बता दिया कि आपको बुद्धिस्ट वहाँ पर मेजोरिटी है। तो कोई मेजोरिटी का, यदि मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया, मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को मारना शुरू कर दिया, तो माइनॉरिटी वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और वो स्टेट कभी डेवलप नहीं होता जिसमें माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, माइनॉरिटी को इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, माइनॉरिटी को फंडामेंटल राइट नहीं मिलती, माइनॉरिटी को ऑटोनॉमी नहीं मिलती, उनके कल्चर और उनके वर्शिप, उनके रिलीजन का छूट नहीं मिलता, तो स्टेट कभी डेवलप नहीं करता। क्योंकि वहाँ पे हमेशा अशांति फैली रहेगी, हमेशा अनरेस्ट रहेगा, सिविल वॉर चलता रहेगा, ठीक है। और देखिए कभी भी मेजॉरिटी, किसी देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को मारना शुरू किया, तो सर माइनॉरिटी के पास कोई हमारा हथियार नहीं होता है। जैसे शिवाजी की आप फोर्स देखेंगे, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो शिवाजी के पास फोर्स कम थी, लेकिन उसी के अगेंस्ट जो मुगल्स थे उनके पास फोर्स ज़्यादा थी। तो जिसके पास भी कम हमारे पास फोर्स होता है, वो एक वार करता है। उस वार का नाम है गुरिल्ला वार। वो छुप छुप के मारना शुरू करते हैं। तो वही हमारे जो रोहिंग्या वाले, ये भी क्या करेंगे, हमारे गुरिल्ला वार करेंगे, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं सर कि आपको बता दिया कि मैंने कि यहाँ पे उनके पुरखों के लिए बुलाया गया कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो ये फेल हो गए कि नहीं भाई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सर ये बात हुई कि अक्टूबर 16 तारीख को क्या हुआ, अक्टूबर 16 को क्या हुआ कि म्यांमार गवर्नमेंट ने ऑपरेशन क्लियरेंस चलाया, जिसमें डेडली रेड किया गया हमारा रोहिंग्या पे, और उनको मार के भगाया गया। इस तरह से जब मार के भगाया गया तो कम से कम 69,000 हमारे जो रोहिंग्या ये भागकर बांग्लादेश में चले गए। और जब भाग के बांग्लादेश में गए तो बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिकिंग हुई, रेप हुआ, मर्डर हुआ, टॉर्चर हुआ। ये होता ही होता है सर। 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था, हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान बना था, तो दोनों तरफ की जो माइनॉरिटी थी उन पर कहर बरप गया और उनको फोर्स उनके साथ रेप किया गया। उसके बाद उनके रिलीजन को चेंज करवाया गया, ठीक है। तभी उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा एक कन्वेंशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसे हम दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, जिससे कि हमें माइनॉरिटी को सेव किया जा सकता है। ओके,
तो इसको बोलते हैं हम नेहरू लियाकत पैक्ट बोलते हैं बेसिकली, जो हमारा दिल्ली पैक्ट है उसको नेहरू लियाकत पैक्ट है। और लियाकत पैक्ट, नेहरू लियाकत पैक्ट इसलिए है कि सर ये हमारा माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था ताकि उनका रेप, मर्डर और फोर्स कन्वर्जन न कराया जाए। ओके, तो ये हमारी बात हो रही है। तो सर बांग्लादेश में 69,000 भाग के गए हैं, तो सर बांग्लादेश भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे है तो डेमोक्रेसी, लेकिन वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, है ना। बांग्लादेश बना क्यों था? क्योंकि 1971 में क्या हुआ था कि ये बेसिकली 1971 के पहले बांग्लादेश पार्ट था हमारा पाकिस्तान का। लेकिन जैसे ही 1970 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ, पहली बार इलेक्शन हुआ हमारा पाकिस्तान में, तो वेस्टर्न पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि हमारा एक साहब थे, उनका नाम मुझे याद नहीं, उनको मेजॉरिटी मिल गई। और यहाँ पे 1970 में एक अलग पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश को अलग होने का रीज़न ये था कि इसको सेकंड क्लास सिटीजन बोलते थे वेस्टर्न पाकिस्तान वाले। कहते थे भाई तुम लोग सेकंड क्लास के हो, तुम लोग बंगाली बोलते हो, मुस्लिम हो तो बंगाली बोल रहे हो। तो सर यही बात है ना कि मुस्लिम होके बंगाली बोल रहे हैं ईस्टर्न वाले, अब वेस्टर्न वाले मुस्लिम होकर क्या बोलते थे? उर्दू बोलते थे। तो आप बताओ क्या जो हमारी लैंग्वेज है ये रिलीजन की हुई कि रीजन की हुई? तो लैंग्वेज ऑलवेज बिलोंग्स टू रीजन नॉट रिलीजन। उर्दू भाई किसी धर्म की मोहताज नहीं है सर। उर्दू तो एक बहुत अच्छी प्रिसाइज, जो कानों को अच्छी लगने वाली लैंग्वेज है। लेकिन हमने क्या बोला कि ये मुस्लिम की लैंग्वेज है? नहीं सर, लैंग्वेज बिलोंग्स टू रीजन नॉट रिलीजन। तो सर देखिए बांग्लादेश में जो रोहिंग्या हमारे भाग के गए हैं, तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है सर कि जो वहाँ पे हार्ड लाइनर है मुस्लिम, तो ये भी भाई रोहिंग्या वाले भी मुस्लिम हैं, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो क्यों कर रहे हैं? जो हार्ड लाइनर है हमारे बांग्लादेश को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको हमारा चाहिए पॉलिटिकल प्रिविलेज चाहिए हमारा बांग्लादेश में, तो मुस्लिम इनकी तरफ आ जाएंगे। जो हार्ड लाइनर हमारे रिलीजियस गुरु हैं उनको वोटिंग पड़ जाएगी बांग्लादेश में, इसलिए कर रहे हैं सपोर्ट। ठीक है, और हम बता दिया गुरिल्ला वार चल रहा है हमारा, रोहिंग्या के साथ क्या करेंगे? गुरिल्ला वार ही करेंगे यार। हम 2 हैं 10 मिलके मारेंगे तो मैं क्या करूँगा? तुम सोओगे तब मारूंगा तुमको, लेकिन मारूंगा तो मैं, छोड़ूंगा तो है नहीं। तुम 2 मारोगे तो मैं आधा ही मारूंगा, मारूंगा तुमको। तो इसको बोलते हैं हम गुरिल्ला वार। अब देखिए सर बात यह है कि हमारा सान सू कई जो हैं, जो हमारे बहुत साल तक जेल में रही और डेमोक्रेसी के लड़ी, लेकिन इनको मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा हुआ इनका डेमोक्रेसी के लड़ने से, क्योंकि ये बोल रही है, ये पता है इनका जो सेंटीमेंट है स्ट्रॉन्ग एंटी मुस्लिम है। ठीक है, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी को ये क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं। ये नहीं होता ना सर, क्योंकि आपके यहाँ 2 बच्चे हैं, एक कमज़ोर है, एक मतलब पैसे से ज़्यादा है, तो आप कमज़ोर वाले को थोड़ा उठाओ यार, जैसे इंडिया करती है। कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबको बराबर राइट्स मिला, और इतनी ज़्यादा यहाँ पर रिलीजन रहती है। एक बार भी यहाँ पर अनरेस्ट फैला तो क्या हो सकता है इंडिया में? पता है आपको? त्रासदी हो सकती है। ओके, हमारे यहाँ कितने शांति से लोग रहते हैं, छोटे मोटे जो दंगे पंगे तो होते रहते हैं, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेजॉरिटी, जैसे हमारा सीरिया भी तो इंडिया बन सकता था, लेकिन इंडिया कभी सीरिया नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है और हमारी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है। 1975 में जब हमारा इमरजेंसी लगा था, उस समय लोगों ने रोड पर आकर हंगामा किया कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट को क्यों डिप्राइव कर रहे हो, क्यों इसको रोक रहे हो। तब से लोगों को समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी के बिना नहीं रह सकती है इंडिया, डेमोक्रेसी चाहिए इनको। ठीक है, तो इस तरह से कई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें आई हैं जिससे हमारी डेमोक्रेसी प्रूफ हुई है, और डेमोक्रेसी के बिना इंडिया में नहीं रह सकता। ये हमारा नया नहीं है, ये हमारी मजबूरी बन चुकी है डेमोक्रेसी, जो कि बहुत सारे हमारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, किंग्स हैं। इवन यूएई आप वहाँ पे देख सकते हैं, यूएई में देख सकते हैं, सऊदी अरब में देख सकते हैं, है ना। तो सर हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड सर ये हो सकता है कि जो म्यांमार का सॉल्यूशन है, म्यांमार क्या करेगा? उनको सिटीजनशिप दे दे, पहला सॉल्यूशन ये है। और म्यांमार इज द पार्ट ऑफ आसियान, तो आसियान को एक प्रोएक्टिव रोल अपनाना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उसके बाद म्यांमार की बाउंड्री जो लगती है चाइना और इंडिया से लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर कि हमारा IMT हाईवे तो पास हो रहा है ना, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड हाईवे पास हो रहा है, और मैं म्यांमार के खिलाफ बोलना शुरू कर दूंगा तो म्यांमार IMT पास ही नहीं होने देगा। तो वहाँ पे होती है बीचों बीच निकलने वाली बात, डिप्लोमेटिक वे में क्या करिए आप बात करिए। उसी तरह से चाइना का भी हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है म्यांमार के साथ, तो इन दोनों कंट्री को भी रोल निभाना चाहिए ताकि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उसके बाद सर आप देख सकते हैं कि
वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मरो जियो, तुमसे मतलब नहीं है। जब कॉलोनी बनानी थी, जब लूटना था लूट लिया, आप कोई मतलब नहीं है, मरो चाहे जियो, कोई हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि सर जैसे बांग्लादेश में ये लोग भाग के गए, तो वहाँ पे एक हमारा बे ऑफ बंगाल में वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पे एक आइलैंड है, उसमें लोग नहीं रहते, तो वहाँ पे इनको रिसेटल किया जा रहा है ताकि आप वहाँ पे जाके रहिए। और दूसरी बात ये है ना कि हमारा यूएन का जो कन्वेंशन है रिफ्यूजी का, उसमें कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स इनको दिए गए हैं, मतलब राइट्स दिए गए हैं, ताकि एक फोर्स बनाई जाए जो इनको रिहेबिटेट करे। ओके, उनको रिहेबिटेट करने के साथ साथ उनके जो बच्चे हैं उनको डिटेन ना किया जाए, किसी विक्टिम मतलब कोई भी हमारे उनके विमेन है उनके साथ रेप ना किया जाए, ठीक है। बच्चे को एजुकेशन दिया जाए, और एजुकेशन देने के साथ साथ जो कंट्री है उसको फिर से मतलब कि सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करे, ताकि जो लोग रिहेबिटेट होकर मतलब रिफ्यूजी होकर बाहर आए दूसरी कंट्री में, वो अपनी कंट्री में जाकर रह सके। ये यूएन का लॉ है, लेकिन यूएन का लॉ है तो इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया का रेटिफाई न करने का कई रीज़न है, क्योंकि पहले से इतने ज़्यादा रिफ्यूजी यहाँ पड़े हुए, तिब्बत से जो भाग के आए थे हमारे, ठीक है, अफगानिस्तान में जो सिविल वॉर हुआ था वहाँ से भाग के आए थे, और रोहिंग्या से ही भाग के आए होंगे 1-1.5 लाख वहाँ से। अभी तो जो हमारा डाटा हो 13,000 रोहिंग्या से भाग के आए, 1-1.5 लाख भाग के आए होंगे, ठीक है। तो ये हमारी सारी बातें हैं, और इसलिए कि हमारे यहाँ वैसे इतनी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होने के साथ साथ हमारा क्या होगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अपने लोगों को नहीं खिला पा रहा, रिफ्यूजी कहाँ से खिला लेंगे? यही तो दिक्कत है। 1971 में इंदिरा गांधी ने तभी तो वॉर किया, और इनको मुक्ति वाहिनी बनाकर इनको अलग कर दिया। कहा कि भाई 80 लाख लोग, पता है 80 लाख लोग भाग के आए थे असम में, 80 लाख लोग आगे सेटल हुए थे। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे इकोनॉमी पे खर्चा बढ़ रहा था जब हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश में चेंज हुआ। तो तभी तो इसने इंदिरा गांधी ने हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी जाकर रसिया से। उसके बाद वॉर हुआ, उसके वॉर होने में क्या हुआ कि पाकिस्तान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, वेस्ट पाकिस्तान को भी डिवाइड करने वाले उसको बलूचिस्तान बना देंगे, उसको बैठा देंगे तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना हमारे सुब्रमण्यम स्वामी की, अभी 2 भागों में किया, 4 भागों में, 8 भागों में, 16 भागों में, 32 भागों में, 64 भागों में, फिर नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। ये बात होती है। तो सर आप किसी भी कंट्री को आप डिवाइड करते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है? सर आपने मैसूर का पढ़ा होगा केस हिस्ट्री में, तो पता है क्या था, टीपू सुल्तान थे, विजनरी लीडर थे, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे यूनिटी नहीं थी। कोई भी किंग इतनी अपने ऐशो आराम में इतना ज़्यादा व्यस्त था, 2-3 जिला जो आज का होगा ना, इतना बड़ा राज्य होता था, इतना व्यस्त रहता था कि वो उसको बाहर देखने का मौका ही नहीं मिलता था। तो सर क्या होता है कि किसी भी टेरिटरी को आप 2-3 भागों में डिवाइड करते हैं, तो जितने भागों में आप डिवाइड करेंगे उसकी इकोनॉमी उतनी ही कम हो जाएगी, जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा, जो मिनरल्स हैं, जो आपके ऑयल है, ये सब हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी बात होती है डिवीजन करने के लिए। ओके, तो इसको सर ये कुछ बात रही, हमने कुछ बात भी करी पुरानी और रोहिंग्या इशू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।